हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि SN1 और SN2 रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, यानी SN1 रिएक्शन को SN1 रिएक्शन क्यों कहा जाता है, SN2 को SN2 क्यों कहा जाता है, इसके बारे में कुछ डिफरेंसेस पढ़े थे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उनके एग्जाम्पल्स, यानी SN1 के एग्जाम्पल और SN2 के एग्जाम्पल्स, और इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि आखिर उनको SN1 और SN2 क्यों कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, देखो मेरे पास हम बात किसकी करने जा रहे हैं, SN1 रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको मालूम है कहां पे होता है, जहां पर सिग्मा बॉन्ड हो, यहां पर सिंगल बॉन्ड हो। तो देखो जैसे मेरे पास छोटा सा एग्जांपल है, यहां पर 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन, छोटा सा एग्जांपल है। ओके, देखो CH3। ओके, तो आप देख सकते हो कि कार्बन की चारों वैलेंसी में से एक वैलेंसी क्या है, ब्रोमीन के साथ अटैच्ड है, और वो भी किससे, सिग्मा बॉन्ड से। तो सबसे जैसा कि मैंने बताया था कि SN2 रिएक्शन दो स्टेप में होती है। पहले स्टेप होती है बॉन्ड क्लीवेज। तब होगा क्या कि इस ब्रोमीन और इस कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेगा किसकी तरफ, ब्रोमीन की तरफ, क्योंकि ब्रोमीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो यहां सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे, और जिसकी वजह से इनमें बॉन्ड क्लीवेज होगी, बॉन्ड फिशन होगा। ठीक है, और कैसा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन, यानी बॉन्ड टूट जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये बॉन्ड टूटा है, और सिग्मा बॉन्ड टूटने का मतलब टाइम टेकन प्रोसेस है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो आप देख सकते हो कि इस कार्बन के ऊपर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन ने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ विड्रॉ कर लिया, जिसकी वजह से इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, एंड इट गेट पॉजिटिव आयन, दैट इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। और यहां पर ये ब्रोमीन, ओके, ब्रोमाइड आयन। तो अब ये था हमारा पहला स्टेप, जो काफी स्लो स्टेप होता है, क्योंकि इसमें बॉन्ड क्लीवेज होती है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, टाइम टेकन प्रोसेस है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, इसके बॉन्ड क्लीवेज पे। सेकेंड कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो, यहां पे हुआ क्या कि इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, देख सकते हो आप, ये देखो। ठीक है, देखो, और अब यहां पर अटैक करेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल। कौन, न्यूक्लियोफाइल। कौन, न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पे न्यूक्लियोफाइल आप देख सकते हो कि इसके ऊपर भी चार्जेस है और यहां पे भी चार्जेस है। तो यू नो दैट कि ये आयनिक रिएक्शन, एक तरह की आयनिक रिएक्शन है, और आयनिक रिएक्शन हमेशा फास्ट रिएक्शन होती है। तो अब देखो यहां पे होगा क्या, यहां पर न्यूक्लियोफाइल की जगह हम छोटा सा हाइड्रोक्सिल आयन ले लेते हैं। तो यहां पे क्या बन गया, 2 मेथाइल 2 मेथाइल प्रोपेनॉल। क्या बन गया, 2 मेथाइल प्रोपेनॉल। देखो, ओके। और यहां आप देख सकते हो कि रिएक्शन क्या हो, ये फास्ट रिएक्शन है, क्योंकि आयनिक रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, फास्ट रिएक्शन हो गई, और ये रिएक्शन स्लो हो गई। तो आप देख सकते हो कि रिएक्शन दो स्टेप में हो रही है, एक रिएक्शन फास्ट है, एक रिएक्शन स्लो है। और रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो यह क्या होगा, R इज इक्वल टू के, और यहां हम लिख देंगे CH3 होल थ्राइस C और Br। ओके, क्लियर। तो ये था हमारा SN1 रिएक्शन। अब चलते हैं SN2 रिएक्शन की तरफ, कि SN2 रिएक्शन के हम एग्जांपल देखते हैं। ओके, चलो, आई होप दैट ये आपको समझ में आया होगा। ओके, चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। अब हमारे पास है दूसरा एग्जांपल, कौन सा, SN2 रिएक्शन। ओके, देखो इसके लिए मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। ओके, क्लोरो मीथेन, मैं क्लोरो मीथेन ले लेता हूं, यहां पर देखो ध्यान से। और हम बात कर रहे हैं किसकी, SN2 रिएक्शन की। इसका मतलब इसकी रिएक्शन कितनी होती है, एक स्टेप में होती है, दो रेट डिटरमाइनर स्टेप है, जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे होना क्या है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, इस न्यूक्लियोफाइल को हम ऐसे मान लो OH आयन ले लेते हैं। ठीक है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के डिसोसिएट होने से मिलता है।
अब सबसे पहले यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज तो होगी, साथ में रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, इस न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगी और ब्रोमो मेथेन पे भी डिपेंड करेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों पे डिपेंड कर रही है, दैट्स व्हाई हम इसको SN2 रिएक्शन कहते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन क्रिएट होगी जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि कार्बन के साथ कौन अटैच है, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ओके, और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल वो पीछे से बैक साइड से आकर अटैक करेगा। ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये बैक साइड से आकर अपना बॉन्ड यहाँ पर ठीक बनाने की कोशिश करेगा, अपना बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्टेट ऐसी है जो ना फाइनल प्रोडक्ट में है ना फाइनल रिएक्टेंट में, इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। ये हो गई ट्रांजिशन स्टेट। देन उसके बाद क्या होगा फर्दर, इसी के आगे, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल प्रोसेस नहीं है, अब इसी के आगे होना क्या है कि तुरंत क्या होगा, यहाँ पर देखो सिंपल सा, यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल अटैच हो जाएगा और ब्रोमीन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो रिएक्शन क्या हुई एक स्टेप में, और रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, न्यूक्लियोफाइल पे और इस ब्रोमो मेथेन पे डिपेंड कर रही है। तो R इज इक्वल टू के, यहाँ पे क्या होगा CH3, ओके, Br एंड हाइड्रोक्सिल आयन। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों पे डिपेंड कर रही है, दैट्स व्हाई इसे SN2 रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन एक ही स्टेप में होगी लेकिन इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, हाइड्रोक्सिल पे यानी न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगी, एज वेल एज आपके बॉन्ड क्लीवेज पे भी डिपेंड करेगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ओके। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, यानी ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म जो इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं और जिसकी वजह से रिएक्टेंट आसानी से क्या यानी रिएजेंट आसानी से रिएक्टेंट पे अटैक कर सकता है। तो देखो हमारे पास कुछ टर्म है, छोटे छोटे टर्म्स हैं, जिसमें एक टर्म हमारे पास है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, ओके, इंडक्टिव इफेक्ट। इसके लिए इन डिटेल वीडियो मैं आपके लिए आगे बनाऊंगा, बस मैं अभी छोटा सा एक इंट्रो दे रहा हूं, ठीक, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ओके, एंड देन थर्ड वन मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक effect, and last one that is hyperconjugation, hyperconjugation। तो पहले हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ है, कहाँ जनरेट होता है और ये है क्या। तो देखो पहली बात कि इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा सिग्मा बॉन्ड में होगा, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जहां पर सिर्फ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, ओके। जबकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस के लिए शर्त ये है कि जहां भी होंगे, कहां पर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होंगे। कहां पे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, क्लियर। यहां के लिए भी शर्त यही है, ये भी क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ही जनरेट होगा, ओके। तो आप देख सकते हो मेसोमेरिक इफेक्ट हो या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो या हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब क्या होंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यानी ये सारी प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, यानी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेगा कहाँ, किसमें, रिएक्टेंट में, ताकि क्या हो, इलेक्ट्रॉन जब एक तरफ ट्रांसफर होंगे तो क्या होगा, कहीं पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, कहीं पे एक्सेस, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे पार्शियल चार्जेस जनरेट होंगे। जब पार्शियल चार्जेस जनरेट होंगे तो रिएजेंट को अटैक करना वहां पर आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, हमारे इंडक्टिव इफेक्ट की, किसकी, इंडक्टिव इफेक्ट। चलो देखते हैं।
मैं जल्दी जल्दी बस आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ इंडक्टिव इफेक्ट है क्या। कंप्लीट ट्रांसफर या परमानेंट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड वन ऑफ द बॉन्डेड एटम हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन। जैसे सपोज करो यहाँ कार्बन है, चेन के अंदर कार्बन लगा हुआ है, ओके, और इसके साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एक्स, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। देखो मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया आपके लिए, ठीक है, बात समझ में आ रही। अब क्या होगा, होना क्या है यहाँ पर, क्योंकि एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो ये कार्बन के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, कार्बन के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जिसकी वजह से होना क्या है, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर, यानी हमारा ये जो कार्बन है जो ब्रोमीन से अटैच है 1 2 3, ठीक है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, और यहाँ पार्शियल चार्ज डेवलप होगा, पूरी चेन पे एक पार्शियल चार्ज डेवलप होगा थर्ड कार्बन तक। उसके बाद ये चार्ज की जो डेंसिटी होती है, जो इसका एक्सप्रेशन होता है, वो वैनिश होने लगता है। और यहाँ पे देखो क्या हुआ, हाइड्रोजन क्या हुआ, अपने यानी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर विड्रॉ हो गया। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, कंप्लीट ट्रांसफर या परमानेंट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड वन ऑफ द बॉन्डेड एटम व्हिच हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द कार्बन एटम। तो ये इसके कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और इस पर एक पार्शियल चार्ज डेवलप होंगे, जिसको हम बोलते हैं पोलैरिटी। तो देखो ये पोलैरिटी डेवलप हो गई। इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली दो तरीके का होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। मैं इन डिटेल इसकी वीडियो बनाऊंगा, बट अभी मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूं कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहां होगा, नेगेटिव कहां होगा। देखो जब कार्बन से ऐसा कोई एलिमेंट जो कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो कार्बन उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जो यहाँ पे गेस्ट एलिमेंट है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ऐसी जगह हम क्या होगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा, अगर कार्बन से अटैच एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे इस गेस्ट एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज होगा, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जैसे ये देखो मेरे पास CH2 CH डबल बॉन्ड और CH2, ठीक, याद है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तभी होगा जब यहाँ पर पहले से ही कोई अटैकिंग रिएजेंट मौजूद हो। सपोज करो ये अटैकिंग रिएजेंट है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, इस इलेक्ट्रोफाइल की मौजूदगी में क्या होगा कि इन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब यहाँ पे क्या, एक सिग्मा है और एक पाई है, तो होना क्या है कि इसका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, वीक बॉन्ड होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा, इस कार्बन पे, ये देखो शिफ्ट होने की वजह से इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओके, सो अब देखो यहाँ पर अटैचमेंट साइड मिल गई, आसानी से कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल यहाँ आकर अटैच हो सकता है। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। इसकी भी दो कैटेगरीज होती हैं, आगे मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव उसे कहते हैं जब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट की जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। दूसरा इसी के जस्ट अपोजिट होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट।
मीसोमेरिक इफेक्ट का मतलब क्या होगा? द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डिसलोकेट हो जाएगा। जैसे सीधी सी बात मैं करूं, यहां पर मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, आप देखो ये बेंजीन रिंग है, ओके, और इस बेंजीन रिंग के अंदर यहां पर डबल बॉन्ड है, ओके। आप जानते हो कि पाई बॉन्ड जो होता है थोड़ा सा वीक होता है, क्योंकि इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग से वो बना हुआ होता है। यहां पर ये होगा हमारा पाई और ये हो गया सिग्मा, ठीक है। अब क्या होगा, यू नो दैट कि हर कार्बन यानी बेंजीन के हर एक पोर्शन की तरफ, हर वर्टेक्स की तरफ यू नो दैट कि कार्बन होता है, कार्बन होता है। और कार्बन क्या करता है? अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्डिंग करता है, ठीक है, दूसरे कार्बन के साथ, ओके। साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन भी अटैच्ड होते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन भी अटैच्ड होते हैं। अब होगा क्या कि हर कार्बन अपने आप को क्या करना चाहेगा? स्टेबल करना चाहेगा। तो स्टेबिलिटी की वजह से वो अपने जो एडजेसेंट कार्बन है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इस बेंजीन में एक से ज्यादा, यानी होगा क्या, इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी आप जो ब्लैक स्ट्रक्चर से, ब्लैक डॉट से देख रहे हैं, वो देखो डिसलोकेट हो रहा है। क्या हो रहा है? डिसलोकेट, देखो, है ना, देखो। तो इस पाई इलेक्ट्रॉन के डिसलोकेट होने की वजह से इस बेंजीन रिंग के दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और ये दोनों ही क्या है? अनस्टेबल है, अपनी स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पा रहे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हुआ क्या, देखो पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? डिसलोकेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर कार्बन अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। सो दैट्स वाई क्या होगा, द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस, एंड इसी रेजोनेंस को हम मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। अब इसकी वजह से एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनता है। एक्चुअली क्या है, ऐसा जब भी कहीं एक्टिविटी या फिनोमेना जनरेट होता है, तो उसके लिए क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो इन दो इसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करे। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये बेंजीन का रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जो इसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन कर रहा है। आई होप दैट ये आपको ये बातें समझ में आई हो। जैसा भी आपको वीडियो अगर लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।